वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में बेटा हम सॉल्व करेंगे क्लास 7th का मार्च 2026 का मैथ्स का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। 80 नंबर का आपका पेपर था और 150 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपका पेपर था। बहुत बहुत आसान पेपर ये मैंने देखा है कि आया हुआ है। जल्दी से इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। 20 बल्कि 25 तक एक एक नंबर के क्वेश्चन है, 31 तक 2-2 नंबर के, 32 से 37 3-3 नंबर के और 38 से 42 5 नंबर के। हम शुरू करते हैं सेक्शन ए से, जिसमें एक एक नंबर के प्रश्न आए हुए हैं। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 घटा 7 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि घटा 7 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए तो वो -7 आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक के कितने गुणनखंड है? हाउ मैनी फैक्टर्स? एक का गुणनखंड एक ही होता है अकेला, तो एक ही आएगा। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है? ये अगर मैंने यहाँ वर्ग बना दिया, इसकी भुजा 5 है तो चारों ही भुजा 5 होंगी और परिमाप इन चारों का जोड़ होगा तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है? जो संख्या p बटा क्यू के रूप में लिखी जाए और क्यू 0 ना हो वो परिमेय है। तो ऑप्शन सी 3/5। प्रश्न संख्या 5 में कहता है एक सरल कोण कितने अंश का यानी कितने डिग्री का होता है? स्ट्रेट एंगल तो वो 180 डिग्री का होता है। छठे पे आ जाओ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो माध्य क्या होता है बेटा कि सभी संख्याओं का जोड़ बटे में उनकी गिनती की वो कुल कितनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को जोड़कर 10 से भाग कर दो। अब इनके जोड़ का मुझे तो ना शॉर्टकट पता है, तो मैं शॉर्टकट से करूंगी। इनका जोड़ जो आएगा तो ये जोड़ हमारा 55 आएगा और 55/10 जब मैं करूंगी तो मेरा उत्तर 5.5 आएगा। बाकी आप इस जोड़ को अपने आप मूंजबानी कर सकते हो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो 5.5 आ जाएगा माध्य। कौन सा युग्म सह अभाज्य? विच पेयर इज को प्राइम? सह अभाज्य क्या होते हैं? जो दोनों संख्याएं केवल एक के पहाड़े में आती हो। अब 4 और 6 2 के पहाड़े में दोनों आते, दोनों का साझा गुणनखंड 2 है। इन दोनों का भी साझा इन दोनों का भी साझा गुणनखंड 2 भी है और 4 भी है। इनका केवल 2 है और इनका साझा गुणनखंड 3 है। लेकिन जब 9 और 10 की बात करें तो ये दोनों केवल 1 से भाग होती हैं, तो ये संख्याएं सह अभाज्य हैं। 3 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 यानी 9 आता है। तो ऑप्शन बी। एक आयत में सममित रेखाओं की संख्या, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले मैं आपको आयत बना के दिखाती हूँ। ये आयत है तो इस आयत को अगर बिल्कुल बीच में से आप फोल्ड करोगे तो ये बराबर फोल्ड हो जाएगी और इस आयत को ऐसे फोल्ड करोगे तो भी हो जाएगी। तो इसकी सममित रेखाओं की संख्या कितनी होती है हमारी? वो हो जाएंगी हमारी 2। ठीक है, ये कलर हम ले लेते हैं, 2 हो जाएंगे। आगे चलो। द ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, या जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सारी भुजाएं बराबर हो। कौन सी भिन्न 3/4 के समतुल्य है? इक्विवेलेंट टू 3/4। देखो 6/12 को काटोगे तो ये आ जाएगा 6 एकम 6, 6 दूनी 12। इसको काटोगे तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो ये आएगी। और इसको काटोगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो हमारा सही उत्तर 9/12 आएगा। 5/10 का दशमलव रूप। सबको पता है कि जब हम नीचे कोई संख्या में एक ही 0 है तो पीछे से एक स्थान छोड़कर दशमलव लग जाता है, 0.5। 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 आ जाएगा। इसका ऑप्शन हमारा, इसका ऑप्शन ये फोटो लेते समय कट गया तो मैंने अब यहाँ पर लिख दिया है ऑप्शन, और इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14वें पर आ जाओ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, फिर वही पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो और उनमें गिनती कितनी है? 5 है तो उसको 5 से भाग कर दो। तो बहुत आसान है जोड़। 5 और 4 9 3 12 13 14 और 1 15। तो ये आ जाएगा 15/5। 15 को 5 से करो 3 तो माध्य 3 आ गया। x जमा 9 बराबर है 15 में x का मान क्या है?
x जमा 9 बराबर है 15। 9 को राइट साइड में ले जाओ, 15 घटा 9, 15 में से 9 गए 6, सी आ जाएगा। 90 से बड़ा 180 से छोटा, ग्रेटर देन 90 लेस देन 180 जो एंगल होता है वो अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। एक त्रिभुज की कोई भी भुजा बराबर ना हो तो वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। 18वां, इतना आसान पेपर है, 10 ही मिनट में हो जाए अगर पढ़ना ना पड़े, मतलब आपको समझाना ना पड़े। त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और 20वें पर आ जाओ कि एरिया की यूनिट क्या होती है, यानी कि इसमें क्षेत्रफल की इकाई क्या है, तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हमारा आ जाता है। अब आ जाओ सेक्शन बी पे। देखो सेक्शन ए में भी एक एक नंबर के थे लेकिन वो एमसीक्यू होते, सेक्शन बी में खाली स्थान वगैरह है। तो खाली स्थान ये देखो, गुणात्मक तत्समक यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 2 तिया 6। 1 किलोमीटर में खाली स्थान मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगला है वृत्त का व्यास उसकी खाली स्थान का दुगना होता है। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्वाइस ऑफ इट्स, इंग्लिश में कहेंगे रेडियस और हिंदी में होता है त्रिज्या। अब देखो मीन यानी माध्य क्या होता है, प्रेक्षणों का योग भाग में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। इंग्लिश में कहूँ तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आपके सेक्शन ए और बी थे, एक एक नंबर के। सेक्शन सी में आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। तो अब सॉल्व करते हैं सेक्शन सी, 2 नंबर के हैं। 26वां क्वेश्चन है कि योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो भाई, ये -5 + 9 ब्रैकेट में -2, तो ये हो गया माइनस का 5। इन दोनों की गुणा कर दो, 9 दूनी 18 जमा घटा घटा, दोनों नेगेटिव है तो घटा का 5 और घटा का 18 हो जाएगा घटा का 23। कोई 2 अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनका योग 12 हो। आप रफ में अभाज्य संख्याएं लिख लो थोड़ी बहुत, 2 3 5 7 11। देखो अब ध्यान से, बहुत ही आसान प्रश्न है। 5 और 7 का जोड़ 12 होता है, तो आपने ये सारी बात लिख के 2 अभाज्य संख्याएं बराबर है 5,7 यहाँ लिखना था। क्योंकि ये क्वेश्चन तो एक ही नंबर का है, पर पता नहीं इन्होंने क्यों 2 नंबर में दे रखा है। और यहाँ करके भी दिखा दो, क्योंकि 5 और 7 का जोड़ कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। आगे चलो, 7 की घात 3 का मान ज्ञात करो। अब ये 2 नंबर का प्रश्न है तो खोल के दिखा दो, ये गुणा 343 आएगी, आप कर लेना। क्योंकि 7 7 49 होता है, और 49 को जब तुम 7 से करोगे तो 343 आएगा। 29वें पे आ जाओ। एक सरल कोण में कितने समकोण होते हैं। सुनो भाई, सरल कोण अभी अभी आया है और इंग्लिश में तो बहुत आसान होता है। स्ट्रेट लाइन बन जाए तो एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का। तो सरल कोण हो गया 180 डिग्री का। 180 को मैं 2 गुणा 90 डिग्री लिख सकती हूँ, क्योंकि 90 दूनी 180, और 90 समकोण होता है तो 2 गुणा समकोण। तो एक सरल कोण में 2 समकोण हो जाते हैं। अब आयत के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, ये भी आ चुका है 1 नंबर में। पता नहीं किसने पेपर बनाया है कि क्वेश्चन 3 बार आ रहा है, तो तुम इसको 2 नंबर में था इसलिए थोड़ा बड़ा करके लिखना था कि माना आयत की लंबाई L और माना आयत की चौड़ाई B, तो इसलिए हमारा आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ऐसे भी लिख सकते थे कि भैया लंबाई गुणा चौड़ाई L गुणा B। आगे चले, 31वें पे आ जाओ। इन सभी संख्याओं का माध्यक ज्ञात करना है, और माध्यक ज्ञात करने के लिए संख्याओं को या तो आरोही क्रम में या फिर संख्याओं को लिखना होता है अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में लिखो, सबसे छोटा है 3, 3 के बाद 3 बार 5 आ रहा है, और फिर 6 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 10। टैली कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 संख्याएं हैं, तो 9 संख्याओं के बिल्कुल बीच में जो संख्या पड़ेगी वो माध्यक हो जाएगा। लेकिन इसको लिखना है आपने कुल आंकड़े 9, तो माध्यक हो जाएगा बीच का आंकड़ा, माध्यक हो जाएगा बीच का आंकड़ा, और बिल्कुल बीच में 6 आ रहा है। खत्म। अब आ जाओ सेक्शन डी पे, जो कि बेहद आसान है। तो सेक्शन डी देखते हैं भाई, सेक्शन डी में क्या है, ये भी बहुत आसान है।
ये 3 नंबर के हल करें। 2x जमा 7 बराबर है 15, तो 2x को यहीं रखो बराबर है 15, 7 जमा का है उधर जाके घटा का हो जाएगा। अब 2x को यहीं रखो, 15 में से 7 गए 8। अब दोनों तरफ ये 2 हटाना है तो दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, 2x बटे 2 बराबर है 8 बटे 2। 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और x का उत्तर 4 आ जाएगा। 33 में ये था 32वां। 33वें पर आ जाओ कि एक आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 है। फाइंड पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया। तो थोड़ा ना इनको बड़ा करके लिखना था 3 नंबर के लिए। बड़ा करके कैसे लिखोगे, ये सारी बातें लिखनी थी। आयत की लंबाई बराबर है एल 8 सेंटीमीटर। अब लिख दो आयत की चौड़ाई बराबर है बी यानी 5 सेंटीमीटर। अब दोनों चीजें निकाल दो। आयत का क्षेत्रफल बराबर है लंबाई, तीसरी बार आ रहा है इसी पेपर में आयत का क्षेत्रफल, यानी 8 गुणा 5 यानी 40 वर्ग सेंटीमीटर। और यहाँ लिख दो आयत का परिमाप यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई यानी 2 ब्रैकेट में 8 जमा 5, 8 और 5 का जोड़ 13 होता है। 13 को 2 से गुणा करोगे तो 13 दूनी 26 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ये प्रश्न बहुत अच्छे से करके आए होंगे। अब देखो भाई, ये है 12 और 18 का एलसीएम ज्ञात करो। तो आप एलसीएम अभाज्य गुणनखंड से भी ज्ञात कर सकते हो क्योंकि इसने लिखा नहीं है, और आप एलसीएम ऐसे भी ज्ञात कर सकते थे। 12 और 18 लिखा, 2 पे जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18, जब तक 2 पे जा रहा है। 2 तिया 6 और 9 नहीं जाएगा। अब ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और अब ये फिर 3 पे जाएगा। अब एलसीएम क्या होता है, ये जितने भी यहाँ गुणनखंड आए हैं इनकी गुणा होती है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36 आ जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न संख्या 35 पर। दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न है तो आपको थोड़ा बड़ा करके लिखना था, वरना उत्तर बेहद आसान है। आप लिखोगे सबसे पहले दिए गए आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10। अब आप यहाँ लिख दो आंकड़ों की संख्या। तो ये गिनती में कितने हैं 5। तो अब यहाँ लिख दो माध्य बराबर है, आंकड़े भी लिख सकते हो प्रेक्षण भी लिख सकते हो। किसी बच्चे को अगर प्रेक्षण याद है तो प्रेक्षण लिख देना, कहीं आप कहो कि मैम आपने आंकड़े बता दिए। बड़ी क्लासेज में ये आंकड़े ही हो जाते हैं। तो यहाँ लिखोगे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या बटे प्रेक्षणों की संख्या। 2 जमा 4 जमा 6 जमा 8 जमा 10 और बटे में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 4 और 2 6 6 12 और 8 20 और 10 30 बटे 5, 5 छिक्का 30, 6 आ जाएगा हमारा उत्तर। आगे चलें, प्रश्न संख्या 36। दी गई आकृति के अनुसार x का मान ज्ञात करो। बेहद आसान है, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं और ये दोनों रेखाएं समानांतर है। इसका नाम L है और इसका नाम M है। जब L लाइन, देखो ध्यान से जरा, ये L लाइन M लाइन के समानांतर है और ये A हमारी तिर्यक रेखा है। तो ये जो दो कोण हमारे बन रहे हैं ये संगत कोण बन रहे हैं, और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इस बात को आपने थोड़ा सा यहाँ अच्छे से लिखना है। मैं इसका सॉल्यूशन यहीं करवा देती हूँ, क्योंकि L रेखा M के समानांतर है और A तिर्यक रेखा है और A तिर्यक रेखा है, इसलिए x बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों संगत हैं और संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। बस इतना सा प्रश्न 3 नंबर में था ये। आगे चलो प्रश्न संख्या 37 पर। ये हरबंस पजल है, शायद आप में से काफी बच्चों ने कर रखी होगी, नहीं कर रखी होगी तो मैं समझा देती हूँ। ये क्या कहता है, 1 से 10 तक की संख्याओं में से केवल 3 संख्याओं का चुनाव आना था। चुनाव करते हुए हरबंस पजल को हल करो। हरबंस पजल क्या है थोड़ा समझो। ये ना अलग अलग बॉक्सेज बने हुए हैं। कुछ बॉक्सेज में आप देखोगे कटवा लाइन है, कुछ बॉक्सेज में आप देखोगे डार्क लाइन है, और ये बॉक्स बेचारा अकेला ही यहाँ बंद पड़ा है। तो इनमें हमने संख्याएं भरनी है
पहली बात, संख्या खुद चुननी है। अब संख्या कैसे भरनी है, देखो ये दोनों खाने देखो, इनके बीच में ये कटवा लाइन है, डॉटेड लाइन है, और ये पूरा ब्लॉक अकेला है। इन दोनों खानों में ऐसी संख्या भरनी है जिनका जोड़ 5 आ जाए। ठीक है, फिर आ जाओ इन दोनों खानों में, इन दोनों खानों में भी ऐसी संख्या भरनी है जिनकी गुणा 15 आ जाए। अब आ जाओ इन दोनों खानों में, इन दोनों में ऐसी संख्या भरनी है जिनकी घटा 3 आ जाए, और इन दोनों में ऐसी संख्या भरनी है जिनकी गुणा 10 आ जाए। ये मुझे कैसे पता लगा कि ये जो डार्क लाइन है ये पूरा इन दोनों सेल के ऊपर बनी हुई है, तो इन दोनों सेल में, इन दोनों खानों में एक जैसी संख्या, मतलब एक साथ संख्या भरनी है, और उनका जो अंतर है वो 3 आना चाहिए। अब संख्या तो नहीं दे रखी कुछ भी, संख्या तो बंदे ने बोल दिया कि 1 से 10 तक तुम चुनो। अब ये जो 3 है ना, ये तो इसने दे रखा है कि भैया इस खाने में तो 3 आएगा, तो एक संख्या तो हो गई मेरी 3। अब दो संख्याएं और मैं क्या लूं, ध्यान से देखो, 3 में क्या जोड़ू कि 5 आ जाए, तो 3 में 2 जोड़ोगे तो 5 आएगा, तो एक संख्या को 2 ले लो। और 3 को किससे गुणा करूं कि 15 आ जाए, तो 3 को 5 से गुणा करोगे तो 15, तो एक संख्या मैंने 5 ली। अब ये 2, 3 और 5 को आपने ट्रिक से इसमें भरना है। समझ में आई बात। अब इसमें एक नियम का और ध्यान रखना है, क्या कि एक लाइन में और एक कॉलम में एक संख्या एक ही बार आनी चाहिए, सुडोकू की तरह। अब यहाँ 3 आ चुका है, तो ना तो 3 इधर आएगा और ना 3 इधर आएगा। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। 3 इनमें से कहीं भी आ सकता है। तो देखो इसको कैसे भरेंगे, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो हम पहले पेंसिल से भरना था आपने, कुछ गलत हो जाए तो आप उसको मिटा के भी दोबारा भर सकते थे। पहले मैं यहाँ ऐसी 2 संख्याएं भरूंगी जिनका जोड़ 5 आए, तो वो संख्याएं होंगी 2 और 3, इनका जोड़ 5 आएगा। अब आ जाओ इस खाने में, ऐसी 2 संख्याएं जिनकी गुणा 15 आए, और 3 और 5 की गुणा 15 है। 3 इसमें आ चुका है, तो इसमें 3 नहीं आएगा, तो 3 को यहाँ लिखेंगे और 5 को यहाँ लिखेंगे। 3 पंजे हो गया 15। अब बिल्कुल आसान हो गई ये पजल। कैसे हो गई, इस खाने में 2 आ लिया, 3 आ लिया, तो अब क्या आएगा, 5 आएगा। आंख बंद करके भर दो। इस कॉलम में 3 आ लिया, 5 आ लिया, तो यहाँ 2 आएगा, क्योंकि एक कॉलम में एक संख्या एक ही बार आएगी, और वैसे भी 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आ गया। अब इस कॉलम पे आ जाओ, 2 आ लिया, 3 आ लिया, तो इसमें 5 आ जाएगा, और यहाँ 3 और 5 आ चुका है, तो इसमें 2 आ जाएगा, और वैसे भी 5 दूनी 10 आ गया। तो ये हमारी हरबंस पजल थी, सेक्शन डी था। और अब जल्दी से 4 क्वेश्चन और रह गए हैं 5-5 नंबर के, सेक्शन ई को सॉल्व करते हैं। ये है 38वां प्रश्न। इतना आसान मुझे समझ नहीं आ रहा कि बाकी के चैप्टर इन्होंने कहाँ छोड़ दिए, या समीकरण का ही थोड़ा मुश्किल ले लेते। इसको हल करना है, 3x घटा 7 बराबर 112, और दोनों तरफ 7 जोड़ दो, 7 हटाना है ना, दोनों तरफ 7 जोड़ दो, 112 जमा 7, 7 से 7 कट गया, 3x बराबर 119। अब दोनों तरफ 3 से भाग कर दो, ये लिख देना था आपने 119/3, तो x की वैल्यू 119 आ जाएगी। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 3x घटा 7 बराबर 112, 7 को उधर ले जाओ, 3x बराबर 112 जमा 7, 3x बराबर 119। अब 3 को राइट साइड में इसके नीचे ले जाओ, 119 3 से भाग नहीं होगा, क्योंकि मैंने इनको जोड़ लिया, 9 और 1 10 और 1 11, तो यही हमारा उत्तर आ जाएगा। आपकी बुक में पूरी डिटेल होगी कि दोनों तरफ 7 घटाने पर, फिर दोनों तरफ 3 से भाग करने पर। अब भाई ये तो पेपर पता ही नहीं किसने बनाया, फिर से वही आयत का क्षेत्रफल और परिमाप आ गया। तो अब मैं इसको 1 ही मिनट में कराऊंगी कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालो, जिसकी लंबाई 12 है, चौड़ाई 7 है। ये हो गई लंबाई 12, चौड़ाई 7। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये भी 12 और 7 नहीं था क्या, ये रहा 8 और 5 था 33वें में। देखो एक ही चीज को 6-6 बार, इतना बेकार पेपर बना रखा है, तो उसको देखते हुए पूरा तरीके से आपने करना था। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 12 7 84, और भैया जो परिमाप आएगा वो आएगा 2 ब्रैकेट l जमा 5 क्वेश्चन आ चुके हैं इस पेपर में हमारे क्षेत्रफल और परिमाप के। 2 12 और 7 19, 19 दूनी 38 सेंटीमीटर। ठीक है, 5-5 प्रश्न है भाई, ये 5-5 नंबर के, मैंने 4 बोला था।
अब आ गया भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का HCF और LCM ज्ञात करो। अब इनको अभाज्य गुणनखंड कर लो भाई, 24 लिखो, 24 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ठीक है, और अब कर दो ये 36 है भाई, 36 के कर दो, 2 पे जाएगा, पीछे 6 आ रहा है, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 नीम 18। अब 3 पे जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। यहाँ तो 24 के गुणनखंड लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। यहाँ 36 के लिख दीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है भाई, अब इनमें LCM हम कैसे लेते हैं, लघुत्तम समापवर्तक HCF लो पहले तो। HCF हम कैसे लेते हैं, 24 और 36 का HCF हम कैसे लेंगे, दोनों में जो गुणनखंड मिल रहे हैं। देखो भाई, 2 से तो 2 मिल रहा है, फिर 2 से 2 मिल रहा है, और 3 से 3 मिल रहा है। तो जो गुणनखंड साझे होते हैं, जो मिल जाते हैं, उनको हम एक बार यहाँ लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, तो HCF आ जाएगा। और LCM का मतलब क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, वो कैसे निकालते हैं कि इन तीनों को तो लिख दो, एक बार इसको, एक बार इसको, एक बार इसको, और ये जो दोनों बच गए ना, इनको और लिख दो। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, और अब ये 2 और ये 3 बच गया, इनको भी और लिख दो और इनकी गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 24 तिये 72। तो ये हमारा HCF और LCM आ जाएगा। प्रश्न संख्या 41 पर आ जाओ भैया। अब आप, ये कहता है कि दिए गए आंकड़ों का बार ग्राफ बनाओ। अब इन्होंने यहाँ पर ये कुछ आंकड़े दे दिए हैं, 40 50, 20 50, 10 30, लेकिन ये किससे संबंधित हैं, इनकी मद क्या है, इनकी टर्म्स क्या हैं, वो इसमें नहीं दिया गया है। तो आपने अपने आप से इनको फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, ये फोर्थ यानी चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे 6 कैटेगरी आपने अपने आप से लेनी थी, और फिर आपने इसका बार ग्राफ बनाना था। अब वो बार ग्राफ आपने कैसे बनाना था, एज यूजुअल भाई, हम ये एक वर्टिकल लाइन यानी कि अपनी ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे जो कि y अक्ष है, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे जो कि हमारा x अक्ष हो जाता है। अब क्योंकि हमें कुछ नाम तो दे नहीं रखा, कुछ भी नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पर 6 इस तरह के अपने मार्क लगा देंगे, 1 2 3 4 5, और इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें तो 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। और ये 10 से 50 तक जा रहा है, तो 10 20 30 40 और 50, ये यहाँ पर हम ले लेते हैं 10 20 30 40 और 50। अब हमारी जो पहली मद है वो 40 तक जाएगी, तो यहाँ पहले वाले को आपने 40 तक ले जाना है, और एक सीधा, बिल्कुल सीधा ऐसे बार बना देना है। बार ग्राफ के नियम आपको सबको पता होंगे कि हम इनमें बराबर बराबर दूरी के, मतलब ये जो विड्थ है, ये जो चौड़ाई है, ये सबकी आपने बराबर रखनी है। अब दूसरी कैटेगरी 50 तक है, तो ये हमारी दूसरी कैटेगरी है जिसके लिए हम 50 तक इसको लेकर जाएंगे। ठीक है, और बिल्कुल पहले वाले जितनी चौड़ाई का एक और बार यहाँ पर बना देंगे, ये हमारा 40 पर आ गया, ये 50 पर। तीसरी मद 20 तक जाएगी, तो ये तीसरी मद के लिए हम 20 पर एक बार ड्रॉ कर देंगे, तो ये 20 आ जाएगा। और चौथी मद को फिर हमने 50 तक लेकर जाना है। अब ये थोड़ा यहाँ टेढ़ा हो गया, 50 तक आप इसे लेकर जाएंगे। ठीक है, और इतनी ही चौड़ाई का एक और बार आप यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। आपने फुटा और पेंसिल का यूज करना था। पांचवी मद 10 तक जा रही है, तो आप ये 10 तक एक बार और ड्रॉ कर देंगे।
और छठी मद हमारी 30 तक जा रही है। तो ये 30 तक बिल्कुल सीधा, मैं बार बार बोल रही हूँ, फूटा और पेंसिल आपने यूज करना है। मेरी ऐप में स्केल नहीं है इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। तो ये यहाँ 30, यहाँ 10 और ये 50, ठीक है। तो ये आपने अपने आप से यहाँ पर बनाना है और ये हमारा बार ग्राफ बनकर तैयार हो जाता है। और अब आ जाइए प्रश्न संख्या 42 पर, जो कि बिल्कुल आसान है। एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्योंकि ये 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको यहाँ लिखना था त्रिभुज का आधार बराबर है 10 सेंटीमीटर, फिर आप लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर है 6 सेंटीमीटर, और फिर आपको लिखना था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है इसका फॉर्मूला, जो कि है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि 1/2 गुणा 10 गुणा 6, 2 5 10 और 5 का 30 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ बीच में सभी बच्चों को बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पर छठी, 7वीं और 8वीं की सभी वर्क बुक्स का सॉल्यूशन किया हुआ है। तो आप उन सॉल्यूशंस के लिए और अपना आगे फर्दर क्लासेस के सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो से हेल्प मिलती है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें। तो बेटा ये था कंप्लीट सॉल्यूशन आपका आपके फाइनल पेपर का क्लास 7th का। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।